नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजनाथ सिंह साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने टेररिज्म को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। क्या सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल, राइट। ऑफ कोर्स एज यू नो के अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हैं, अभी इसको तो पॉज पर रखा है भारत ने। तो यहां पर जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर टेररिज्म को लेकर एक आर्टिकल लिखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल पब्लिश किया गया, तो इस आर्टिकल के माध्यम से सरकार टेररिज्म को लेकर क्या कर रही है, क्या सोच है सरकार की, ये हमारे देश के लोगों को और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया को एक प्रकार की हिंट जो है वो देने की कोशिश की गई है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत सारे इसमें सॉल्यूशंस हैं। फिर हम बात करने वाले हैं G7 और इंडिया के बारे में। इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें आई हैव गॉन थ्रू योर कमेंट्स और हमारे कुछ प्यारे दोस्तों ने कहा कि इनविटेशन मिल गया है। तो यस, इनविटेशन मिल गया। जब हमारी लास्ट डिस्कशन हुई थी तो उसमें हमने ये टॉपिक देखा था कि भाई भारत को आपने इनविटेशन नहीं दिया तो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गुड फॉर, ऑफ कोर्स इंडिया को भी नुकसान है और इसी के साथ साथ G7 को भी नुकसान है और कनाडा को भी नुकसान है। लेकिन कनाडा की सरकार जो है उसने एक जो कहते हैं ना कि एक हाथ आगे बढ़ाया है हैंडशेक के लिए, तो भारत ने इसको अपनाया भी है। तो G7 जो है उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट क्लीन इंडिया। हमारा देश 2047 तक होपफुली एक विकसित देश बन जाएगा। तो क्या विकसित भारत जो है वो सिर्फ ऐसा है कि हमारी जेब में पैसे हों और अच्छी कार्स हैं हमारे पास और अच्छे घर हैं तो हम विकसित हैं? नहीं। इट शुड बी ए वेरी वेरी क्लीन टिप टॉप इंडिया। एयर पोल्यूशन ना हो, सॉइल पोल्यूशन ना हो, वाटर, उसी के साथ साथ साउंड पोल्यूशन भी ना हो, ऐसा देश हमें बनाना है। तो क्लीन इंडिया जो है इसके साथ जुड़े हुए कुछ अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें और हमें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या आप अपनी स्टडीज़ को बूस्ट करना चाहते हैं? क्या आप डू यू वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर स्टडीज़? तो आज एक ऐसा विषय है, टॉपिक नंबर 5 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मिस मत कीजिएगा, राइट। इट विल हेल्प यू अ लॉट। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट विल हेल्प यू? We'll talk about it. But before that, I would like to start today's discussion with this topic. इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, हाउ डज द रीसेंट रेट कट बाय द RBI एम टू बूस्ट प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? डिस्कस फाइनेंस, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मेंस एग्जामिनेशन में भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी इस प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो MPC है, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, नाउ आई एम श्योर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो, आई बिलीव एवरीथिंग अबाउट MPC, कि MPC क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ब्रीफली, राइट, वैसे मैंने जब भी MPC की बात आती है तो मैं ये एक चीज़ बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, तो चलो एक और बार। तो MPC जो है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, तो ये RBI की एक कमिटी है। तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं। तो इसमें 3 मेंबर्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और बाकी के जो 3 मेंबर्स होते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स होते हैं। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब जो हैं वो भी पार्ट हो जाते हैं। ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस 3 मेंबर्स फ्रॉम RBI। तो टोटल 6 मेंबर्स हैं। तो रेट कट करना है, इंक्रीज करना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं ये MPC के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर RBI के साथ साथ सरकार के भी 3 लोग होते हैं, तो इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है, राइट। तो सरकार और RBI के बीच में एक ब्रिज क्रिएट होता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली जनरली स्पीकिंग कंसेंसस से, कि सारे मेंबर्स जो हैं वो आपस में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो चीज़ें जो है वो जनरली स्पीकिंग सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, लेट्स से कि कोई भी 3 मेंबर्स ऐसा कहे कि हमें रेट को डाउन करना है और 3 मेंबर्स ऐसा कहे कि भाई हमें रेट को अप करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो RBI के गवर्नर जो भी कहेंगे वो ही इज पार्ट ऑफ दिस 6 मेंबर MPC,
अगर वो कहते हैं कि भाई रेट कट होना चाहिए और फाइनल से आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि नहीं भाई रेट कट ही होना चाहिए, रेट कम करेंगे हम, तो फिर वो जो फाइनल कहेंगे वही चीज़ को फाइनल माना जाएगा, अगर ऐसी टाई वाली सिचुएशन होती है तो। वरना जनरली ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि एक दो मेंबर्स कहें कि भाई रेट कट नहीं या फिर इंक्रीज़ करो, और बाकी मेंबर्स कहते हैं कि भाई रेट कट करो, तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इट्स नॉट ए बिग डील, बट आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसने एक बहुत ही बोल्ड रेट कट अनाउंस किया है, राइट। जो रेपो रेट था इसको 50 बेसिस पॉइंट से डाउन किया गया है। व्हाट इज 50 बेसिस पॉइंट? 1 बेसिस पॉइंट जो है इसका मतलब आप समझ लीजिए 0.1%, राइट। तो ओके, आई होप आई एम नॉट मेकिंग एनी मीन्स ये पॉइंट में मैंने मिस्टेक नहीं की है। लेट मी गिव यू अनदर मीन्स, इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। 100 बेसिस पॉइंट, सॉरी आज शायद मैंने चाय नहीं पी है। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। ओके, बहुत ही सिंपल है। 100 बीपीएस इज इक्वल टू 1%। तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 0.5%। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये एमपीसी है, जनरली हम देखते हैं कि 0.25% जितना रेट कट जो है वो किया गया था इससे पहले, लेकिन अब डायरेक्टली 0.25% नहीं, डायरेक्टली 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.550% जो है वो रेट कट किया गया। तो अभी जो रेपो रेट है, रेपो रेट इज एट 5.50%, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इट्स ए बिग कट, इसको बोल्ड रेट कट कहा जाता है, क्योंकि जो एजम्पशन था, जो अनुमान था वो ये था कि 0.25% जितना जो है वो कम किया जाएगा, लेकिन आरबीआई की एमपीसी ने तो इसको डबल कट डाउन कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट कट डाउन कर दिया। अब जब रेट कट होता है, रेपो रेट कट होता है, तो इसका मतलब यह है कि लोन्स जो हैं इट्स गोइंग टू बी चीपर, इसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एक बूस्ट मिलेगा, इसको एक स्टिमुलेट मिलेगा। आई एम श्योर यू नो द बेसिक्स अबाउट हाउ इट वर्क्स, लेकिन एक बार फिर से आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट, खास करके वे नए स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको ये जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स जो हैं उसकी वैसे ऊपर ऊपर से समझ रहती है, लेकिन जो डेप्थ तक चाहिए, जो एक पकड़ चाहिए, वो कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ी बहुत वीक रहती है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर समझ ली जाए तो चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। अब क्या होता है कि आरबीआई जब दूसरी बैंक्स को पैसे चाहिए, राइट, लेट्स से एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो एसबीआई को अगर पैसे चाहिए तो एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को डिपॉजिट के तौर पर देगी, सेफ्टी के तौर पर, और बदले में आरबीआई जो है वो पैसे देगा। तो ये जो एसबीआई लोन लेता है फॉर एग्जांपल आरबीआई से, रफली स्पीकिंग, तो ये चीज जो है उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अब ये रेपो रेट जो है आप इंक्रीज करते जाएंगे, व्हेन यू इंक्रीज रेपो रेट, यानी कि अभी ये 5.5% है, तो अगर आप इसको लेट्स से 10% कर देते हैं तो आरबीआई जो एसबीआई है उसको आरबीआई से 10% पर पैसे मिल रहे हैं, तो आपको फिर लोन जो है वो 1-2% बढ़ा कर देगा ये, राइट। बेसिक जो लोन होती है तो ये 12% हो जाएगी, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा? आप सोचेंगे कि भाई अभी घर नहीं बनाना है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अभी मुझे बिजनेस के लिए लोन नहीं लेनी है बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। लेकिन अगर लोन का रेट ईजी होगा तो आप साहस करेंगे कि चलो खरीद लेते हैं। इट्स लाइक जब आईफोन और दूसरी चीज़ें जब नो कॉस्ट ईएमआई पर मिलती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास 1 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, लेकिन हर महीने वो 10,000 रुपये जो हैं वो दे पाएंगे, और 10 हफ्तों के अंदर आप 10,000 या 10 हफ्ते यार कि 10 इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप ये 10,000 करके 1 लाख दे देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों में साहस करते हैं, खरीदते हैं चीज़ें, या फिर नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन अ वेरी वेरी लेमन्स लैंग्वेज।
राइट। फिर जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, इसको भी 100 बेसिस पॉइंट कट किया है, तो इट इज नाउ 3%। यानी कि बैंक्स को जो रिजर्व में कैश रखने हैं उसको भी कम किया गया है 1% से। तो अब ये जो 1% उनको रिजर्व में नहीं रखने हैं, तो बैंक्स इसका क्या करेगी, बैंक्स लोन के तौर पर ज्यादा पैसे दे पाएगी। तो ये सारी चीजों से क्या होगा, प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज होगा बाय प्राइवेट कंपनीज। तो ये सारी चीजों की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने अपना जो एक स्टैंड, तो पहले स्टैंड जो था वो एकोमोडेटिव था। अब ये सारी डिटेल्स को आप थोड़ा देख लीजिएगा। आई गिव यू ए बेसिक ब्रीफ अबाउट व्हाट इज न्यूट्रल स्टैंड। अब यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड जो है वो कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब रेट कट इनफ हो गए, अब और ज्यादा रेट कट जो है वो आने वाले समय में नहीं होंगे। अब फ्यूचर का जो डेटा आएगा उस हिसाब से पॉलिसी के डिसीजंस जो है वो लिए जाएंगे। ओके, रही बात महंगाई की, मुद्रास्फीति जिसको कह सकते हैं, या फिर इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन अभी खास करके CPI को अगर आप देखेंगे, कोर इन्फ्लेशन को देखेंगे, तो ये सारी चीजें अभी RBI का जो कंफर्ट जोन है उसमें है। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो मॉनसून की अच्छी खबर है कि मॉनसून इस साल अच्छी होने वाली है, तो इसकी वजह से पैदावार अच्छी होगी खेतीबाड़ी में, तो महंगाई जो है वो उतनी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। कमोडिटी की प्राइस जो है वो भी ग्लोबली थोड़ी मॉडरेट हुई है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से RBI जो है वो साहस कर पाया कि रेट कट अच्छा कर सकते हैं। रही बात हमारे देश की, तो अगर आप कॉरपोरेट्स को देखेंगे, बैंक्स को देखेंगे, तो इनकी बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, तो जो डेट का लेवल है वो भी काफ़ी स्टेबल है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी लो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाता है कि ग्लोबल स्लोडाउन के समय में भारत जो है उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रेजिलियंट अक्रॉस सेक्टर्स। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो एग्री सेक्टर को लीजिए, तो स्ट्रॉन्ग खारिफ की फसल, राबी हार्वेस्ट अच्छा हुआ, राइट। फिर इंडस्ट्री की अगर हम देखें चीज़ें, तो रिकवरी जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में रीजनेबली स्पीकिंग अच्छी है। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक जो स्पेंडिंग है वो धीरे धीरे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हुई है, और सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ये CRR जो कट किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। इट्स नॉट क्वेश्चन मार्क, राइट, रीड इट एज रुपीज़। 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं ये लिक्विडिटी के तौर पर रिलीज होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि 1% कम करने से इतने पैसे रिलीज होंगे। दैट मीन्स ये जो पॉलिसी, जो रेट कट डाउन किया जाता है, तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, RBI ने तो कर दिया, फिर SBI और बाकी बैंक्स करेगी, तो एंड ग्राहक तक पैसे कब पहुंचेंगे, तो ये जो ट्रांसमिशन रहता है ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट कट का जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि इन्फ्लेशन को साइड में रखा। इन्फ्लेशन इतना अभी फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को और ज़्यादा रिवाइव करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, और इसी के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। तो कहता है ना वो कि जो इकोनॉमी है उसका एक एनिमल स्पिरिट को बूस्ट करना, तो कहीं ना कहीं RBI यही कोशिश कर रही है। RBI's एक्शंस सिग्नल फोकस ऑन ग्रोथ। RBI का अब पूरा फोकस जो है दैट इज ऑन ग्रोथ। ग्रोथ चाहिए हमें, तो दिस इज द राइट टाइम कि हम चौके छक्के मार लें एज ए इकोनॉमी। Oh, right. So this is done. Now let's move on to topic number 2. This one is about G7. How does the invitation to Prime Minister Modi for the G7 summit reflect a shift in India-Canada relations? Discuss. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को इनविटेशन भेजा है टू अटेंड G7 समिट। होता यह है दोस्तों कि जहां पर इस प्रकार की जो भी समिट्स होती है ना, तो जो होस्ट कंट्री रहता है इस समय पर ये रोटेशन के बेसिस पर चेंज होता रहता है। इस बार कनाडा है तो फिर होपफुली नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा देश होगा, वो एक G7 का शेड्यूल चलता है। आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि G7 की जो समिट होती है तो नेक्स्ट कंट्री जो है तो कितने साल, ये छोटी छोटी डिटेल्स आप अगर ऐसे ही न्यूज़ में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स जब हम पढ़ते हैं और ख़ास करके फर्स्ट सेकंड पेज में जो न्यूज़ होते हैं तो उसमें इस प्रकार की छोटी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएगी। तो रोटेशन बेसिस पर G20, G7 और जो भी ऐसी अलग अलग
मीटिंग्स होती हैं वो अलग अलग देशों में होस्ट कंट्रीज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो इनविटेशन देने का काम है वो होस्ट कंट्री का रहता है। तो अभी तक भारत के को ये इनविटेशन नहीं भेजा था और इससे काफ़ी ज़्यादा एक स्पेक्यूलेशन हो रहा था और ये भी हो रहा था कि क्या अब कनाडा के जो ये नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, क्या ये भारत के साथ रिलेशंस को अच्छा करना नहीं चाहते हैं, व्हाट इज़ दिस एंड। लेकिन फाइनली उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट, राइट, चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। G7 समिट में हमें एक इनविटेशन मिल गया है, क्योंकि कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस कितने ख़राब हो गए थे आप जानते हैं, राइट। ट्रूडो सरकार जो थी, जस्टिन ट्रूडो, ये जस्टिन ट्रूडो सरकार ने ये खालिस्तानी जो इश्यू है उसको काफ़ी ज़्यादा, खालिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया और इसकी वजह से रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। हम पर इल्ज़ाम भी लगाया गया, जो निज्जर का मर्डर हुआ था तो कहा कि भाई विदाउट एनी एविडेंस उन्होंने कहा कि भारत ने ये सारी चीज़ें करवाई एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसकी वजह से रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अब भारत G7 समिट में पार्टिसिपेट करने वाला है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इंडिकेट्स के भारत जो है ये एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये G7 देशों का। 2019 से भारत जो है वो रेगुलरली G7 को अटेंड करता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अटेंड किया है G7 की समिट्स को फ्रॉम सिंस 2019। और जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल सप्लाई चेन। और ये G7 के देश जो हैं इसमें प्रिडोमिनेटली जापान को छोड़ दे तो बाकी सारे देश जो हैं ये वेस्टर्न विचारधारा वाले देश हैं। आप देखिए इसमें इटली हैं, यू हैव जर्मनी, देन यू हैव दिस फ्रांस, USA, UK, कनाडा। तो जापान एक एशियन कंट्री है, बाकी के सारे जो हैं वो वेस्टर्न विचारधारा वाले देश हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर। तो ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ये सारे देशों के लिए कॉमन कोई एक चिंता का विषय है, तो क्या है, चाइना। मैंने चाइना लिख दिया, राइट। तो हाँ वो भी है कि इन देशों की वजह से इन सारे लोगों का चाइना जो है वो लूट गया है बिकॉज चाइना की जो एक एक्सपोनेंशियल जो एक ग्रोथ हुआ है चाइना का, और जिस प्रकार से चाइना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, तो ग्लोबल सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल दीज कंट्रीज एंड all these countries can play a very very important role for our country इंडिया। इसी के साथ साथ USA और कनाडा के रिलेशंस आप जानते हैं, अभी ट्रंप साहब आए हैं तो उनको ग्रीनलैंड चाहिए, उनको दूसरा क्या कनाडा भी उनको चाहिए। देयर इज़ वन मोर थिंग ही वाज लुकिंग फॉर, याद नहीं आ रहा है, बट ही साइड के ये भी हमें चाहिए वो चाहिए। तो ये ऐसा कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि आप पैसे देंगे और ख़रीद लेंगे, वो सॉवरेन देशों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। इस प्रकार की चीज़ें जब से आई है तो कनाडा में भी लोग जो हैं वो, यहाँ पर मार्क कार्नी साहब जो हैं ये साइड के भाई, उन्होंने तो ट्रंप साहब के खिलाफ अपने वो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान ये कुछ स्टैंड जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। तो USA के साथ जो रिलेशंस हैं तो कनाडा भी चाहेगा कि नए नए ट्रेड पार्टनर्स के साथ और अच्छी तरीके से काम किया जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ कनाडा को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो खालिस्तानी वाला एक्सट्रीमिज्म वाला जो इश्यू है ना, प्रो खालिस्तानी सरकार और ये सारी चीज़ें भारत अब टॉलरेट नहीं करेगा। भारत ने ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक्सट्रीमिस्ट्स जो हैं उस ग्रुप के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, और जिस प्रकार से भारत एकदम सेंसिटिव हो गया कि ये सारी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भारत ने इनफैक्ट एविडेंस भी प्रोवाइड किया है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स है ना, इनका ISI और पाकिस्तान के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है। तो इस चीज़ को कनाडा को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर उनके देश में उनकी मिट्टी पर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ ना हो। एक हडसन इंस्टीट्यूट है, इसने भी अपने रिपोर्ट्स में बताया था कि ये खालिस्तानी और कश्मीरी जो हैं ये टेररिस्ट, कश्मीरी, व्हेन आई से कश्मीरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हमारे देश के नागरिकों की बात नहीं हो रही है, राइट। खालिस्तानी कश्मीरी लिंक्स की बात बताई थी, यानी कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो लोगों को यूज़ किया जाता है फॉर टेररिज्म, राइट, तो उनको रिफ़र किया गया है यहाँ पर कश्मीरी के बारे में, राइट। यहाँ पर बोलने बोलने में कोई ऐसा गलत मैसेज ना चला जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं। बट ये खालिस्तानी और कश्मीरी की जो लिंक हैं कि कश्मीर में जिस प्रकार के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट खालिस्तानी और पाकिस्तान की ISI और ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व, ऐसा हडसन इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया है। भारत ने भी काफ़ी
एविडेंसेस जो है वो कनाडा को प्रोवाइड किए हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, राइट। तो भारत का जो ये स्टैंड है, और भारत ने कहा है कि भाई किसी भी प्रकार का जो अटैक है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। तो ये सीरियस कंसर्न्स हैं जिनका ख्याल रखना या फिर इसको मेंटेन करना जो है, इट्स टोटली ऑन कनाडा कि वो किस प्रकार से चीज़ों को हमारे साथ हैंडल करना चाहता है। ट्रेड एंड रिसोर्स कोऑपरेशन की बात करें तो देखिए, कनाडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज हैं कनाडा में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए फॉर आवर ग्रोथ। इसके साथ साथ कनाडा को अगर मार्केट चाहिए तो इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, राइट। तो ये है, और ऑफ कोर्स ट्रंप साहब जिस प्रकार से टैरिफ का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं, तो कनाडा भी नए नए ट्रेड पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। इसी के साथ आर्टिक रीजन में एक्सप्लोरेशन करना, आर्टिक रीजन के रिसोर्सेज। फिर कुछ समय पहले आपको याद है ना, मैंने बताया था कि कैसे आर्टिक रीजन जो है, तो इसका जो बर्फ़ है, राइट, ये जो स्नो है यहाँ पर, आइस जो है, इट्स मेल्टिंग, तो इससे नए रूट्स खुलेंगे। तो भारत अभी आर्टिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर कंट्री है भारत, और ये कनाडा जो है इट इज़ पार्ट ऑफ आर्टिक काउंसिल। तो यहाँ पर भी हम कोलैबोरेट जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा, वहाँ पर काफ़ी किस्से सुने होंगे कि वहाँ पर आपको साइन बोर्ड्स भी कई जगहों पर पंजाबी में देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे हमारे गुजराती, पंजाबी और दूसरे राज्यों के लोग आज कनाडा में रहते हैं। तो 1.8 मिलियन जितने लोग, शायद 18 लाख इंडियंस जो हैं वहाँ पर रहते हैं। तो इट्स लाइक ए ह्यूमन ब्रिज। तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जिन देशों के बीच में रहता है ना, तो रिलेशंस आपको बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कुछ इश्यूज है, बट आई एम श्योर ये अब इन्विटेशन भेजा है तो भारत भी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। ओके, हाउ डज इंडियाज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, डिस्कस। यहाँ पर जो राजनाथ सिंह साहब के आर्टिकल की मैंने बात बताई, वहाँ पर यहाँ के कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई। स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा कि टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म की जो करेंसी है, कौन सी करेंसी पर टेररिज्म चलता है, करेंसी या फिर आप इसको फ्यूल कह सकते हैं, इट इज़ फियर, भय का माहौल फैलाया जाता है, राइट। और आपको भी भयभीत किया जाता है, आपको इन द सेंस कि जिस व्यक्ति को टेररिस्ट बनाना है तो उसको बताया जाएगा, देख हमारी बहनों के साथ ये हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ ये हो रहा है, हमें हमेशा ये किया जाता है, एंड दिस एंड दैट, और सारी ऐसी बातें, तुझे तो लड़ना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस एंड दैट। और फिर ऐसा भय जो होता है, ये फियर को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है कि अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो फिर ये होगा हमारे साथ, वो होगा, एक्सेट्रा। तो फियर और वायलेंस ये चीज़ें जो हैं, और ये कहते हैं ना ये कि ये तो फ्रीडम फाइटर हैं भाई, ये थोड़ी टेररिस्ट हैं। आपके लिए ये टेररिस्ट है, हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है, ये गलत बात है। आप देख लीजिए हमारे भगत सिंह साहब, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे राज्य गुरु, राइट, हमारे सुभाष चंद्र बोस साहब, तो क्या ये लोग खून के प्यासे थे? ऑफ कोर्स नहीं। उनका फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, उनके बहुत कोर में जाएंगे, मीन्स आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं कहूँगा, तो भगत सिंह वॉज नॉट ए वायोलेंट पर्सन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगत सिंह साहब जो हमारे देश के मीन्स एक प्रतीक हैं हमारे देश के, राइट, फ्रीडम फाइटर्स के एक लेजेंड हैं, वो वायोलेंट व्यक्ति नहीं थे। वायोलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब यह होता है कि आप किसी को विदाउट एनी रीजन आप उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, यू आर मेंटली फिजिकली परेशान कर रहे हो, दैट इज वायलेंस। मेंटली भी किसी को टॉर्चर करना, दैट इज ऑल्सो वायलेंस। क्या भगत सिंह साहब ऐसे थे? नहीं। तो ये लोगों को फ्रीडम फाइटर कोई भी कह दे, पाकिस्तान कह दे कि ये तो फ्रीडम फाइटर, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर, दे आर ब्लड थर्स्टी पीपल। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सेल्फ डिफेंस, राष्ट्र अपने देश की रक्षा करने के लिए जो करना, हमारे सोल्जर्स जो हैं, तो क्या ये हम इनको ऐसा कह सकते हैं कि वो खून के प्यासे? नो, दे डोंट वांट फाइट, दे डोंट वांट वॉर, दे आर पावरफुल बट दे डोंट वांट वॉर, दे आर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, हमारे सोल्जर्स जो हैं।
चाहे किसी भी सर्विस के क्यों ना हो। तो ये ऐसे टैग्स जब लगाए जाते हैं कि ये तो फ्रीडम फाइटर, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर एट ऑल, दे आर नॉट। इनोसेंट लोगों को मारना, ये सारी चीजें करना, दे ये फ्रीडम फाइटर की कोई निशानी नहीं है, राइट। तो अब यहां पर स्टैंड जो भारत ले रहा है वो ये है कि सारे देशों को, ग्लोबली सारे देशों को मिलकर ये टेररिज्म जो है, ये इट्स लाइक अब ऐसा नहीं है कि आप अकेला कोई देश इसको हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाएगा, सारे देशों को मिलकर इसको खत्म करना पड़ेगा। और भारत की पॉलिसी अब क्लियर है, जीरो टॉलरेंस, दैट्स इट। पाकिस्तान के साथ अगर कोई बातचीत होगी तो वो टेररिज्म पर होगी। तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है जिसके बारे में हमने काफी डिस्कशन की है, नो डाउट। बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं। हमारा जो अप्रोच है ये काफी ज्यादा फोकस्ड, काफी मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी रहा है। और अब भारत जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये टेररिज्म के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारी चीजों को खत्म करो, और मिलिट्री एक्शन जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, कुछ फाउंडेशनल चीजें चेंज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट करना पड़ेगा। और राजनाथ सिंह साहब ने यह भी बताया है कि सबसे पहले पूरी दुनिया जो है ये एक टेररिज्म को लेकर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन तो तैयार करे। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ओके, CCIT। कभी देखेगा CCIT की हिस्ट्री को? भारत चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है सारे देशों को कि भाई अब हम तय करें, एक टेररिज्म की डेफिनेशन तो तय हो जाए, ताकि UNSC में बार बार ये 1267 की जब भी बात आती है तो पाकिस्तान जैसे देशों को चाइना बचा ना ले। फिर प्रोसिक्यूट करना टेररिस्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, सारी डिटेल्स CCIT में आ जाएगी, ये जब आप डेफिनेशन तय करेंगे। इसी के साथ एक्स्ट्राडिशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्राडिट करो इनको। और अकाउंटेबिलिटी, जो भी देश में ये पनप रहे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। तो अगर लेट्स से पाकिस्तान है तो फिर से पाकिस्तान को डालो FATF के ग्रे लिस्ट के अंदर, फ्रीज कर दो फाइनेंसेस, कोई भी जगह से आपको लोन नहीं मिलेगी आपके देश को अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज करोगे। क्योंकि भारत ने एविडेंस भी दिया है कि ये डेट रीफाइनेंसिंग के चक्कर में पाकिस्तान जो है ये क्रॉस बॉर्डर टेरर जो है और इन सारी चीजों को प्रमोट कर रहा है। फिर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है पाकिस्तान में, इनके ये एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं, हमने देखा ना। और पूरी दुनिया को ये, जब भी ऐसा भारत के साथ कुछ होता है तो ये न्यूक्लियर और इन सारी चीजों की धमकी देते हैं। तो बेस्ट है IAEA को बता दो, पूरी दुनिया मिलकर कह दे कि भाई पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो IAEA के सुपरविजन में रहेंगे। क्योंकि यहां पर तो कल जाकर कोई आतंकवादी, जैसे फॉर एग्जांपल कल हाफिज सईद का कोई रिलेटिव जो है, या फिर हाफिज सईद खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान का, वहां पर पॉसिबिलिटी है। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका जो बटन है वो किसके पास आ जाएगा? उसको कहते हैं ना फुटबॉल कहते हैं। फुटबॉल यानी कि इट्स नॉट एक्चुअल फुटबॉल, लेकिन उसको फुटबॉल कहा जाता है। एक ब्रीफ केस होती है जहां पर ये, जहां पर प्रधानमंत्री और ये जाते हैं तो उनके साथ ये चीज होती है। तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का और इनके पास आ जाए तो ये तो अटैक कर दे किसी पर। तो ऐसे देशों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो फिर IAEA के सुपरविजन में ही ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो होने चाहिए। फिर AI, बायोटेक, ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की बात करें, नैनोटेक, ये सारी चीजें अब टेररिस्ट यूज करने लगे हैं। कब रोकेंगे हम इन्हें? अगर हम एक नहीं होंगे, ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं होगा, तो इनको रोकना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट या फिर नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे देश कहते हैं गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, माई टेररिस्ट, योर टेररिस्ट, ये चीजें बंद होनी चाहिए। जो भी देश टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे चाइना हो, तो उन पर सैंक्शंस लगाया जाए ताकि उनको पता चले कि यू कैन नॉट प्ले विद दिस सॉर्ट ऑफ गेम्स। तो इंडिया ने अर्ज किया है सभी को, राइट? India urges peace-loving nations to join its quest for a terror-free world. Right? So this is very, very important. ये एक पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया हमारे
राजनाथ सिंह साहब ने। व्हाट स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू एंश्योर दैट विकसित भारत 2047 इज फ्री ऑफ गार्बेज एंड पोल्यूशन, प्रोवाइड सॉल्यूशंस। डियर फ्रेंड्स, वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आई एम श्योर आपके भी, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपने भी अलग अलग जगहों पर ऐसे बड़े बड़े ये कूड़े कचरे के पहाड़ देखे होंगे, राइट। धीरे धीरे अब इनको मीन्स कुछ जगहों पर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले हैं, कुछ जगहों पर आधे से जितने पहाड़ जो हैं उनको चीज़ों को रिसाइकल करके फिर वहाँ पर प्लांट्स और ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं, एक प्रकार का वन क्रिएट किया गया है, तो दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन वी ऑल्सो नो दिस थिंग कि दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर अगर किसी एक देश के अंदर सबसे ज़्यादा है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया, एंड वी नीड टू लुक आफ्टर आवर एयर। हर साल जब भी विंटर मंथ्स स्टार्ट होते हैं तो एक कॉमन थीम रहती है, हर साल कितने मीन्स इतने आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ये स्टबल बर्निंग पर लिखे जाते हैं, फिर कैसे एयर को क्लीन किया जा सकता है, राइट। कुछ मेजर्स भी लिए जाते हैं, अच्छी बात है, एंटी स्मोक गन्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स, ये सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब तक इंडिविजुअल्स हम सब अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो जो स्पीड चाहिए वो स्पीड हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जस्ट इमेजिन कि कोविड के टाइम पर कैसा हुआ था, आपने देखा ना कि आपके शहरों के अंदर फिर से वापस वो सारे बर्ड्स जो हैं वो आने लगे, कुछ दिनों कुछ हफ्तों का लॉकडाउन हुआ और बर्ड्स और सारी चीज़ें वापस आने लगी, क्लीन एयर और सारी चीज़ें सिटी के अंदर हमें देखने को मिली। सो इट्स जस्ट अबाउट आवर हैबिट्स। एंड आज मीन्स हर बार दिल्ली एनसीआर की बात होती है, आई डू अंडरस्टैंड, आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली एनसीआर से भी हैं, लेकिन इट्स नॉट जस्ट दिल्ली एनसीआर। आप हमारे दूसरे शहरों को देखेंगे, आई लिव इन राजकोट, राजकोट के कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर अगर आप मेजर करेंगे एयर क्वालिटी को तो इट विल बी वर्स देन दिल्ली एनसीआर। लेकिन क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है तो हमेशा इस पर ही बात होती है, वहां पर प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ यहाँ वहां पर नहीं है, हर राज्य के हर बड़े शहर की यही कहानी है। हमारे देश में कितना टन एवरी सिंगल डे हम ये प्लास्टिक जनरेट करते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, राइट। एंड वी नो कि एक बहुत ही छोटा परसेंटेज जो है ये रिसाइकल होता है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और ये सारी चीज़ों की वजह से एक बदलाव आया है, राइट, डेफिनेटली एक बदलाव आया है। अब हमें कचरे को सेग्रीगेट करने की भी ज़रूरत है। आई जस्ट मीन्स मेरा एक दोस्त जो हैं, तो हम शाम को बैठते हैं जब, तो कुछ अच्छी रील्स होती है तो ही वो शोइंग मी रील, एक हमारा ही एक बंदा जापान में रहता है, एक इंडिया का, राइट, एक इंडियन, तो उसने दिखाया कि कैसे जापान में, वैसे मैंने साउथ कोरिया की सिस्टम पर बहुत सालों पहले स्टडी IQ में एक लेक्चर भी बनाया था कि कैसे साउथ कोरिया में अगर आप फूड भी वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कैसे यू हैव टू पे मनी, you will be paying a sort of penalty if you are wasting food। तो वे ऐसे ही कुछ सिस्टम जो है वो जापान में भी हैं। तो जापान में कचरा क्रिएट ना हो उन चीज़ों पर ये साउथ कोरिया जापान जैसे देश फोकस करते हैं। क्या आप अगर एक पूरा पिज्ज़ा मंगाते हैं और फिर हाफ खाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप जितने का पिज्ज़ा मंगाया आप अगर नहीं खाते हैं और कचरे में अगर आधा भी जाता है तो आप पूरे पिज्ज़ा का पैसा जो है वो आपको उसको डिस्पोज करने के लिए देना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ, तो लोग क्या करेंगे, जितना चाहिए उतना ही खाना मंगवाएंगे। सेम थिंग गोज विद अदर थिंग्स एज वेल। और जापान में क्या है कि एवरी डे जो है वो अलग डोर टू डोर कलेक्शन रहता है। हमारे यहाँ पर अभी क्या है कि सारी चीज़ें एक साथ हर कचरा जो हम डाल देते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। प्लास्टिक कचरा है तो प्लास्टिक के लिए लेट्स से मंडे है, तो फिर दूसरी जो बैटरीज और ये सारी चीज़ें तो उसके लिए ट्यूसडे, फिर बायोमेडिकल या फिर सैनिटरी पैड्स और दूसरी ऐसी चीज़ें तो उसके लिए कोई और दिन, किचन वेस्ट है तो उसके लिए कोई और दिन। तो ऐसी सिस्टम जो है वो हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है, तो इससे सेग्रीगेट भी होगा, रिसाइकल भी अच्छा होगा। कुछ कचरा ऐसा रहता है जिसको हम अच्छी तरीके से रीयूज़ या फिर उसमें से भी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे। प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने की भी, अभी हम एनवायरनमेंट डे के बारे में भी बात कर रहे थे, इस साल की थीम को भी हमने देखा, राइट। जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उस पर बैन लगाया गया, लेकिन आज भी इट इज़ अवेलेबल। ई वेस्ट के बारे में हमने डिस्कशन की है, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो एक्टिव, बायोमेडिकल सोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमें
अच्छी तरीके से डिस्पोज करना है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने चाहिए, राइट। वेस्ट मैनेजमेंट मस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्क्यूलर इकोनॉमी, राइट। एक देश, हमारा देश जो है, मीन्स लाइक डेवलप्ड देश हो जाए और ये सारी चीज़ें हो, तो आप इसको, आप किसी घर में जाए, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत ही विशाल बंगला है, राइट, आपको बाहर से लग रहा है सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन आप जैसे ही एक उनके गार्डन में पैर रखेंगे, देन यू विल फाइंड कि हर जगह पर ऐसी चीज़ें हैं, राइट, नीट एंड क्लीन गार्डन नहीं है, कचरा कहीं पर है। आप सोचेंगे चलो शायद यहाँ पर थोड़ा काम बाकी होगा, फिर आप जैसे ही अंदर, घर के अंदर घुसते हैं, वेर अ वेरी बैड स्मेल, एंड देन यू फाइंड के खाना ऐसे ही है और कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, राइट, कोई नाखून काट कर भी घर की ही लिविंग रूम में ऐसे पड़ा, तब यू विल नॉट लाइक दैट होम, राइट। सेम थिंग गोज विद अ कंट्री एज वेल। मूविंग ऑन, दिस इज आवर होम, राइट। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस इन ए फ्यूचर डोमिनेटेड बाय एआई एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, मोटिवेशन की बात करें तो स्टडीज़ कह रही है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, और इसके पीछे जो मेन रीजंस बताए जाते हैं उनमें से एक जो है दैट इज़, अब लोग डिस्ट्रैक्ट काफ़ी ईजिली हो जाते हैं, राइट। कुछ मीन्स खास करके स्मार्टफोन्स जब से आए हैं तो एक अजीब सी हैबिट हम सब की हो चुकी है कि हम स्मार्टफोन्स में ही बिजी रहते हैं। मैंने ये भी कई बार ऑब्जर्व करता हूँ कि देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मीन्स एक चीज़ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब खास करके मैं अपने जब दोस्तों के साथ बैठने के लिए जाता हूँ, व्हेन आई एम विथ माय फ्रेंड्स, राइट, तो मैं ऐसा रहता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करता हूँ, और कम से कम इन द सेंस के फ़ोन जेब में ही रहता है। और जनरली आई हैव ऑब्जर्व कि कई बार क्या होता है, एज यू आर हैंगिंग आउट विथ योर फ्रेंड्स एंड फिर दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रील और समथिंग, या फिर उनको कोई मैसेज आया, देन दे स्टार्ट चैटिंग एंड थिंग्स, उसके बाद फिर से, तो ये अब हर जगह पर हो रहा है। अरे आई एम नॉट सेइंग कि मुझे स्मार्टफोन की आदत नहीं थी, मुझे भी एक वक्त था जब मैं आई ऑल्सो वाज एडिक्टेड टू इट। आई यूज्ड टू लाइक थोड़े थोड़े टाइम पर फेसबुक देखना, ये देखना, व्हाट्सएप देखना, खास करके आई रिमेंबर 2011 वाला जो फेज था, 2011 2012, उस समय पर ये ब्लैकबेरी का स्मार्टफोन आता था, तो इट वाज लाइक न्यू एरा ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, राइट। व्हाट्सएप शायद उस समय पर नहीं था, BBM था, ब्लैकबेरी मैसेंजर आता था उसमें, सो दैट वाज थिंग, राइट। तो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा ये रहता था एडिक्शन, लेकिन फिर धीरे धीरे व्हेन यू बिकम बिजी एंड देन यू रियलाइज, एंड देन उसके बाद तो अब वो नहीं है। लेकिन बट द थिंग इज, ये एक ऐसी कॉमन चीज़ अब हो चुकी है, एंड ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, राइट, और फिर हमारा मोटिवेशन जो है दैट इज ऑल्सो ड्रॉपिंग डाउन। तो इसका एक सॉल्यूशन है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। डियर फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी like words, or I don't have that many things to explain to you, but I would highly recommend every one of you to engage yourself with some sort of physical activity. It can be anything, right? It can be like, you can start with walking. Walking is an activity, walking is not an exercise, right? So you can start with walking, then you can jump rope. I love jump ropes, so I do that, not every day of course, yeah, used to do every day, but लेकिन फिर उसके बाद injuries भी काफ़ी ज़्यादा होती है, because you are not giving any rest to your body, to your calf muscles when you jump rope every single day. So थोड़ा सारी चीज़ें ट्राई करो, थोड़ा योगा कर लो, थोड़ा स्विमिंग कर लो, थोड़ा रनिंग कर लो, थोड़ा जिम में चला जाओ, वेट लिफ्टिंग कर लो, राइट, थोड़ा घर साफ कर लो, दैट विल वेरी गुड मोबिलिटी ड्रिल, आपकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो हैं, इसकी वजह से हमारा फोकस, मेमोरी रिटेंशन, न्यूरोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें हमारी बूस्ट होती हैं। एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एवरी 45-50 मिनट्स स्टैंड अप, गो अराउंड, थोड़ा घूम लो। दिस मीन्स बहुत सालों के बाद ये चीज़ें मुझे
ध्यान में आई। आज जब भी मैं बैठता हूँ, राइट, लाइक आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ, राइट, तो लगभग 40 मिनट्स हो चुकी हैं। इन 5 minutes or something, this will be done. After that, I will not sit down on this chair. I will stand up, I will go, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे घूमूंगा, टहलूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा। एंड आई डू दिस एवरी सिंगल डे रिलीजियसली। जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई चीज़ें सीखने के लिए, इफ़ आई एम रीडिंग, इफ़ आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, तो मैं हमेशा एक टाइमर यूज़ करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पर, राइट। आई सेट अ टाइमर फॉर 50 minutes, लाइक पोमोडोरो, इफ़ यू नो द मेथड। और 50 मिनट वर्क, फुल फोकस वर्क, उसमें नो मोबाइल, नथिंग, एंड 10 मिनट का ब्रेक। और 10 मिनट के ब्रेक के अंदर डोंट सिट एट द सेम प्लेस, जस्ट जंप आउट ऑफ योर चेयर, गो वॉक, स्टेयर्स चढ़ो उतरो, जो भी करो। इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम यू डू वन थिंग, अलग 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 कुछ चीज़ें करो, बट करो ये। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इसके इतने बेनिफिट्स हैं आपके फोकस के लिए, अटेंशन के लिए, राइट, और मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो एक्सरसाइज जो है ये माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, इसको क्योर करने में बहुत मदद करता है। अगर इफ़ आई बिकम लाइक, मैं अगर आपको एक रिलीजियस बात बताऊं, राइट, अब इट्स टोटली अप टू यू, मीन्स आप इसको ट्राई कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हनुमान चालीसा हैज़ हेल्प्ड, जितने लोग करते हैं सभी के लिए हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा में लिखा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी रिलीजियन, राइट। जो यह, तो जो का मतलब यहाँ पर है, इट कैन बी एनी वन। आप अपने आप को जैसे भी आइडेंटिफाई करते हो, जो भी जेंडर से लोग आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, अप्लाइज टू एवरी वन। तो दैट विल हेल्प यू मेंटली एंड फिजिकली डू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। और टीम स्पोर्ट्स, इफ़ यू कैन प्ले समथिंग विथ योर फ्रेंड्स, राइट, चाहे वो, आई एम नॉट प्लेइंग एनीथिंग, इसका मुझे अफसोस भी है, अभी नहीं है ऐसे जगह या फिर ऐसी कोई चीज़ें जहाँ पर ये हो सके। लेकिन इफ़ यू आर इनटू लेट्स से टेबल टेनिस, या इफ़ यू आर इनटू लॉन टेनिस और स्क्वॉश, और ये थोड़ी थोड़ी क्लब वाली चीज़ें हो गई जहाँ पर आपको एक एक्सपेंसिव क्लब में शायद जाना पड़े, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जो भी आप एक से ज़्यादा लोग मिलकर खेल सके, ऐसे कोई स्पोर्ट को, अगर आप फुटबॉल, जो भी है, इफ़ यू प्ले, तो दैट विल हेल्प यू लॉट। इससे क्या होगा पता है, हारना जीतना ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे करके यू विल, वो एक अंदर एक डेवलप हो जाएगा। जैसा मैंने बताया ना, ये शब्द नहीं है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनकी टीम वर्किंग स्किल काफ़ी अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप की स्किल, और ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, राइट। फिर मल्टीविटामिन्स, अगेन मल्टीविटामिन्स विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप लेट्स से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अच्छे एमडी को मिलिए, एक अच्छे डॉक्टर को, एमडी को मिलिए, एंड या फिर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी हैं, राइट, कोई डॉक्टर रिलेटिव हैं तो उनको पूछिए। यू विल फाइंड कि मल्टीविटामिन्स जो हैं उनका कोर्स आप कीजिए, इट विल हेल्प यू। विटामिन डी, B12, आयरन, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी 1 महीना 2 महीना अगर आप टेबलेट ये लेंगे, 1 महीने का कोर्स रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद आप फिर से 1 महीने का, सो दिस विल हेल्प यू लॉट। तो एआई का जो ज़माना है, ये डिजिटल ज़माना है, उसमें एक ऐसी चीज़ है जिसमें एआई हमें बीट नहीं कर सकता, दैट इज़ हमारी फिजिकलिटी और हमारी ग्रिट। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू इन्वेस्ट, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था तैयारी के लिए। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है, एग्जामिनेशन का प्रेशर हैंडल कैसे करें हम, राइट। आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर दैट लेक्चर। लेकिन यहाँ पर आई वुड से, अगर ऐसा है, जब भी आपको प्रेशर फील हो, जब भी आपको लगे कि यार मूड ठीक नहीं है, आज दिन बिगड़ा हुआ है, ऐसा है, राइट, ट्राई दिस थिंग, डू एक्सरसाइज। धीरे धीरे वार्म अप कीजिए, फिर थोड़ी इंटेंस एक्सरसाइज कीजिए, एंड देन सिट डाउन एंड क्लोज योर आइज एंड ब्रीथ डीपली, एंड यू विल सी कि आपका मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी को ले जाता है, लेकिन अगर आप बॉडी को कंट्रोल दें तो फिर उस जगह पर आपका माइंड भी जाएगा, क्योंकि ये सारी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, एज फार एज आई, जो मैंने समझा, दैट इज ऑफ ब्रीदिंग।
तो अगर यू फील लेजी एंड स्टफ, एक्टिवेट योर बॉडी, राइट, थोड़ा कूदेंगे, ऐसा करेंगे, देन यू विल फाइंड ब्रीदिंग डीप हो जाएगी और उसके बाद माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा. दैट्स इट, वी कैन चेंज, वी कैन. वो अमेरिकन स्नाइपर एक फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग है कि कंट्रोल योर माइंड, यू कंट्रोल योर ब्रेथ, यू कंट्रोल योर माइंड. Simple as that. So, reclaiming physical education is a strategic need for India's youth and its future workforce. Think about it and don't just think about it. जूते पहनिए और निकल जाइए बाहर, घूमिए, टहलिए, right? थोड़ी physical activities कीजिए. It will help you a lot. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.